हेलो एवरीवन। आज हम क्लास में और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं, हम दोनों सेगमेंट्स के बच्चों को आज एक उस परेशानी का एक समाधान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हर बच्चे की समस्या का कारण है कि सर निबंध को कैसे डील करें। ये निबंध जो आप टॉपिक देख रहे हैं, आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। निबंध की सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि निबंध क्या है। तो निबंध पहले सोच, आपका दृष्टिकोण, आपकी भाषा और आपकी प्रस्तुति, इन चार सेगमेंट को आपने बहुत अच्छे से निभा लिया तो आप मान के चलिए कि आपका सबसे सधा हुआ निबंध आप प्रस्तुत करने जाएंगे। अब मार्केट में सबसे ज़्यादा बच्चों की यही परेशानी है कि सर हमारे पास आंसर राइटिंग के लिए चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं, हमें सब कुछ चीज़ें क्लियर है, बट निबंध की बारी आती है तो मन में उलझन बनी हुई है कि सर इसको पैराग्राफ में प्रिपेयर करना है या इसमें फ्लो चार्ट यूज़ करना है क्या, या इसमें क्या पॉइंट्स पे लिख सकते हैं क्या, या अंडरलाइन करना है क्या। ये सब मन में ऊहापोह चल रहा है। और सर निबंध को कैसे डील करें। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी इसमें अपेयर होना, इस चीज़ में हाँ और ना का जवाब देते रहना बीच बीच में कि इसको कैसे डील करें। और ये सबसे बड़ी परेशानी है। ये इसलिए परेशानी जाती जा रही है क्योंकि होता क्या है कि हम जब तैयारी करने आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में हम पूरी मास्टर्स करने की कोशिश करते हैं, बट हम इस सब्जेक्ट को सबसे बहुत ही अहम, मतलब जो जो एकदम अहमियत रखनी चाहिए वो अहमियत देते ही नहीं है। और इस अहमियत ना देने की वजह से ये सब्जेक्ट और ये वाला जो पार्ट है पेपर 6 वाला, ये सबसे कमजोर पर सेगमेंट हो जाता है हमारे लिए, और यही सबसे अंत में घातक सिद्ध होता है। क्यों? इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि अगर आपने 40 नंबर प्राप्त नहीं किए तो आपका पूरा का पूरा पेपर रुक सकता है। इतनी ताकतवर पेपर है ये। और अगर आपने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए तो आप मान के चलिए बच्चों की ये 40 नंबर की जगह अगर आपने 70 से 75 नंबर गेन कर लिए तो मान के चलिए कि नीचे के 3 पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये आपको या तो सबसे छोटी जॉब दिला सकते हैं। एमपीपीएससी में वैसे तो कोई छोटी जॉब होती नहीं है, सभी अहम दर्जे की पोस्ट है, मगर तृतीय श्रेणी से लेकर सेकंड क्लास ऑफिसर बना सकती है, और सेकंड क्लास ऑफिसर में डिप्टी कलेक्टर आपकी पोस्ट दिला सकती है। इतना पावरफुल सेगमेंट है नीचे के 3 सब्जेक्ट, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप और एथिक्स, हिंदी, और सबसे बड़ी बात और लास्ट में ये हमारा 100 नंबर का जो सेगमेंट है वो है ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो हमको कैसे डील करना है आज हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पेपर को डील करना है, क्या पैराग्राफ में लिखना है, क्या इसको पॉइंट्स में लिखना है, क्या फ्लो चार्ट बनाना है। ये सब उलझन आज हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन प्यारे बच्चों, एक आप सबसे बड़ी बात आपसे मैं एक चीज मांग रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पेन और एक बोर्ड रखिए, आंसर शीट रखिए, और मैं जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको आप पैरेलली इसको नोट डाउन भी करते चलिए। होता क्या है, हर अच्छा स्टूडेंट, हर अच्छा विद्यार्थी जब पेन पेपर मोड में बैठता है तभी वो अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। अगर आप केवल ये सुन रहे हो कि केवल लेटे हुए हो और आपके छाती पे रखा हुआ है फोन और आपको केवल लेटे लेटे दिख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे सीधे आते हैं। सबसे पहले जो मैंने ये शब्द लिखा है, ये शब्द नहीं है, ये पूरा का पूरा इस निबंध वाले सेगमेंट का निचोड़ है। ठीक, 50 नंबर और 20 नंबर का निबंध आना, ये हम थोड़ा सा पहले से डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे इसकी रूपरेखा है। तो क्या है, सबसे पहले निबंध आपकी सोच को दिखाता है, आपका किसी टॉपिक के प्रति या समाज में जो भी गतिविधियां चल रही है, जो टॉपिक दिया जा रहा है, उसका दृष्टिकोण आप क्या रख रहे हैं, ये भी इससे प्रदर्शित होता है। फिर आपकी संबंधित विषय को लेकर क्या भाषा शैली है, ये भी आपके व्यक्तित्व को बताता है। और सबसे लास्ट और सबसे अहम बिंदु कि इसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर देने वाली चीज है। देखिए क्या है कि आप सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, मगर आपने चीजों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। आजकल के राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, राज्य सरकारें यही तो कर रही हैं कि योजनाएं तो दे रही हैं, बट उसका प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार है। ये बात आप फील करते हैं। इसीलिए जनसंपर्क डिपार्टमेंट की स्थापना हुई कि अब राज्य सरकार क्या कर रही है, चीजों को न केवल योजनाएं दिखा भी, मतलब ग्राउंड पे उतार रही है, उतारने के साथ साथ आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग की स्थापना की गई कि भैया ये देखो, ये हमारी योजना है, ये हम भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिससे आम जनता तक पहुंच पाए। अब जनता तक पहुंचने के लिए जनसंपर्क की स्थापना हुई, और आपकी जो भाषा शैली, आपका व्यक्तित्व एग्जामिनर तक पहुंचाने के लिए यही प्रस्तुतिकरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधे। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। और सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये जो आपका निबंध था 50 नंबर वाला सेगमेंट, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने पूरे एक साथ मुद्दे थे, हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया
ये सब आपके हिस्से की जो परेशानी थी, आपके हिस्से का जो डाउट था, हमने एक झटके में चैंपियन स्क्वायर ने इसको सिरे से धीरे धीरे कई भागों में बांटकर आपके लिए हल्का कर दिया। याद रखिए, मेरा मानना है कि जीवन में जब चीजें बहुत बड़ी उलझने हो, बहुत बड़ा सेगमेंट हो, तो उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, चीजें हल्की हो जाएंगी और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए निबंध में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो जो आपके पास पेज होगा, निबंध का सिलेबस ओपन करिएगा। सब प्यारे बच्चों, सभी लोग सिलेबस ओपन करिए और सिलेबस ओपन करके सबसे लास्ट वाला सेगमेंट पेपर 6 उसको ओपन करिए। ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा एक साथ बंच दिया हुआ है। इसी वजह से बच्चा उलझन में है, वो बंच की वजह से, वो पूरा बंडल जो बना हुआ है उसमें उलझन है कि क्या करें। तो मैंने इसको बांट दिया। क्या है, हमने बांट दिया सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे, आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे, राजनीतिक या प्रशासनिक, और शैक्षिक या एजुकेशनल। अब देखिए, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। क्या है, सामाजिक क्षेत्र में हमने क्या किया कि जो भी लिखा हुआ था उसको बांट दिया। कैसा, युवा नीति, क्या है ये, सोशल इशू है कि भैया शासन युवाओं को लेकर क्या सोच रही है। ठीक, योग एवं स्वास्थ्य, नशा एवं दुर्व्यसन जो अभी बिल्कुल चर्चा में चल रहा है, नशा प्यारे बच्चों। फिर है हिंसा, फिर सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, सामाजिक सरोकार। और ये याद रखिए कि ये जो है सेगमेंट में हिंदी मीडियम के साथ साथ जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ये उनके लिए खासकर ये वीडियो है। याद रखिए, इंग्लिश मीडियम का बच्चा सबसे ज्यादा इसी को लेकर परेशानी की क्या कि सर मैंने जिंदगी का सबसे ज्यादा समय तो मैंने इंग्लिश पढ़ने में बिता दिया, निबंध की बारी आ रही है तो सर मुझे निबंध बनता नहीं है। आज मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा कि निबंध के लिए अप्रोच कैसे डेवलप करें। ठीक है, तो सामुदायिक जीवन नोट डाउन करते चलिए, ग्राहक जागरूकता, ये भी सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे हैं कि भैया। फिर सोशल मीडिया का प्रभाव, ये भी आजकल इसका सामाजिक क्षेत्र में बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य, ये कौन सा सेक्टर है, सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे। तो हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं ये उस टाइप के मुद्दे हैं। अब डिट्टो टॉपिक नहीं आएगा दोस्त, याद रखिए। ये टॉपिक आप सोचेंगे डिट्टो आ जाए, नहीं, डिट्टो नहीं आएगा। होगा क्या कि इसी के अराउंड या इसी का मूल भाव रखते हुए पेपर बनेगा। फिर से मैं बोला हूं, इसी का मूल भाव रखते हुए पेपर बनेगा, ना कि एज इट इज ये ग्राहक जागरूकता से रहेगा वो ग्राहक जागरूकता का। ठीक है, कंज्यूमर एक्टिविटी जो एक्टिविज्म कह लेते हैं, ज्यादा उसके जो अवेयरनेस होती है, ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस, उससे टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। बट हो सकता है कि कुछ अलग एब्स्ट्रैक्ट बना के दे दे, मगर आपको यही रखना है। फिर जब आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में लिखते चलिए, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। विकसित भारत @2047, भैया इसमें संस्कृति बाद में जोड़ना, मगर इसका मूल जो भाव है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो विकसित भारत @2047 किससे संबंधित है, अर्थ इकोनॉमिक से। पारंपरिक कौशल, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, व्यवसाय सरलता, सतत विकास लक्ष्य, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब इकोनॉमिक। हम क्या कर रहे हैं, अभी बहुत तेजी से हम पहुंचेंगे। ये 20 से 30 मिनट का सेगमेंट है, आप सभी इसको जरूर देखिएगा। आलस में मत रहिएगा कि नहीं यार ये तो कुछ भी हो रहा है, नहीं, ये काम की चीज है। ठीक, प्रशासनिक में लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक में आएगा। सुशासन, नेतृत्व एवं विकास, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, स्वदेशी स्वाभिमान और राष्ट्रीयता के मुद्दे और राष्ट्रीय एकता, ये आपका आ जाएगा राजनीतिक एवं प्रशासनिक, यानी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो टॉपिक्स हैं ये हैं। फिर अगर शैक्षिक मुद्दे की बात करते हैं तो शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल विकास और व्यक्तित्व निर्माण। ठीक, तो ये आपके काम का है। फिर वैज्ञानिक तकनीक की बात करें तो नोट डाउन करिए कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, अंतरिक्ष में भारत के कदम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई कॉमर्स, डिजिटल क्रांति। ई कॉमर्स वहां भी आया था, तो ये दोनों क्या कॉमन है, घबराना नहीं है, केवल सुनते चलना है। अभी आने वाले 10 मिनट में आपकी पूरी की पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। आज निबंध को लेकर आपके जितने भी भ्रम हैं, आज अच्छा वो देसी तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपसे कुछ भी नहीं बन रहा हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपसे अगर कुछ भी नहीं बन रहा हो तो वो मैं सेगमेंट आपको बता दूंगा कि जिसके दम पर कोई भी निबंध आप टैकल कर ले जाओगे। मुस्कुराते हुए, आपको पीछे रफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मगर ये क्या है, सबसे लास्ट वाला सेगमेंट है। आपसे अगर बन रहा है तब तो वेल एंड गुड है, बहुत शानदार तरीके से आप करिए। बट आप जब से नहीं बनता है
तब क्या करना है, यही तो व्यक्तित्व है, यही तो परीक्षा है। परीक्षा का नाम ही पर इच्छा है, यानी दूसरे की इच्छा। आपकी इच्छा है ही नहीं, नहीं आपकी इच्छा होती तो ये पेपर स्व इच्छा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि आपको क्या करना है कि हम शांत रखना है और टैकल करना है। टैकल करना आज सिखाएंगे। ठीक है, सांस्कृतिक कल्चर, तो सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, यही सांस्कृतिक कल्चर के अंतर्गत आएगा। गौरवशाली भारतीय संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट से संबंधित टॉपिक। तो मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास प्राकृतिक, याद रखिए, एवं सांस्कृतिक संदर्भ में, तो ये आएगा, मिलेगा आपको। फिर पर्यावरण संरक्षण, विश्व ग्राम की संकल्पना, फिर वन नेशन वन हेरिटेज, फिर सतत विकास लक्ष्य, नवीकरणीय ऊर्जा, और लास्ट में मिसलीनियस में समावेशी विकास, ग्राहक जागरूकता, फिर कॉमन मिल गया, जीवन मूल्य और सिस्टम पॉलिसी 2030। ठीक है, हेल्थ सिस्टम वाला है टॉपिक है। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि जब ये निबंध का सेगमेंट है, कोई भी बच्चा निबंध दिख रहा है, पहली बार ये टॉपिक देख रहा हो, ये वीडियो देख रहा, तो मैं आपको बता दूं कि निबंध मध्य प्रदेश शासन यानी कि एमपीपीएससी निबंध को 2 भागों में बांटेगा, एक 50 नंबर में और एक 20 नंबर में। ये टोटल है 70 नंबर का, और 30 नंबर का जो है वो है लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर फॉर्मेटिंग बोलिए, लेटर राइटिंग बोलिए, वट जो आपको डील करना है वो बोलिए, मगर 70 नंबर का ये है, ये आपका ऐसे वाला सेगमेंट है जिसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं निबंध। ठीक, इसको लिखना है आपको 1000 शब्दों में, इसको लिखना है 1000 शब्दों में, और इसको लिखना है आपको 500 शब्दों में। ठीक, ये मुझे लग रहा है ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी। देखिए, ये अभी 2024 का है, मैं आपको इसलिए इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे हमारा मूलभूत आपका प्लानिंग हो जाएगी कि ऐसे क्या चीजें हैं। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग, तो उद्योग वाला टॉपिक यानी आर्थिक, आपका अर्थव्यवस्था वाले सेगमेंट से ये क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था, क्लियर है, ये अर्थव्यवस्था वाले सेगमेंट से हमारा टॉपिक रिलेट कर रहा है। भाषा एवं राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय एकता डिट्टो का डिट्टो क्या टॉपिक ही था, राष्ट्रीय एकता, मगर इसमें अब क्या है, भाषा का भी तड़का है जो राष्ट्र को एक करने का काम कर रहा है। ठीक, उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम, तो ये आ गया शिक्षा वाला टॉपिक। ठीक, रोजगार सृजन एवं आर्थिक, तो ये फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में कौन सा वाला सेगमेंट है, ये रोजगार वाला सेगमेंट है। 2 चीजों को मिलाकर भी एमपीपीएससी पेपर बना ले रहा है। ठीक, फिर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध लिखिए, और ये निबंध होगा 20 नंबर का। भारत में आपदा प्रबंधन यानी कि पर्यावरण या डिजास्टर मैनेजमेंट से आ गया, पारिवारिक विघटन यानी सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे, और गांवों से शहरों की ओर पलायन, तो ये पलायन का मुद्दा आ गया। ठीक, ये सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे। मोबाइल से बदलती हुई जीवन शैली यानी कि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सेगमेंट है, ई क्रांति जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल निबंध डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अगर आपको मन में सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि सर इसको हम डील कैसे करेंगे, सर हमको सबसे पहले अप्रोच कैसे डेवलप करना है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। तो जब भी अप्रोच डेवलप करना है तो आपको सबसे पहले याद रखिए कि अब हमको डेली दैनिक भास्कर या नई दुनिया, ये न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये आम के आम गुठलियों के दाम, 2 प्रकार का काम करना है आपको। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग से भी रिलेट कर देंगे। सेकेंड थिंग कि जब आप इस चीज को पढ़ते हैं तो आपकी एक भाषा शैली भी बनती है, जिससे अशुद्धियां नहीं होती हैं। तो आप दिन में एक पैराग्राफ ही पढ़ें, शुरुआत एक पैराग्राफ से करें, टॉपिक क्या चल रहा है उसको पढ़ लें, और वही डेटा आप तो पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी भाषा शैली अच्छी हो जाएगी। और भाषा शैली ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों की भाषा शैली अगर अच्छी हो गई तो आपको धीरे धीरे करते करते एक अच्छा अधिकारी बना देगा न्यूज़पेपर। आपकी समझ डेवलप होगी समाज के प्रति, ठीक है।
और क्या टॉपिक के प्रति हमें क्या दृष्टिकोण देखना होगा, ये भी आपके पास डेवलप होगी। और आपकी भाषा शैली के साथ साथ अशुद्धियां भी खत्म हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम ये आती है कि उनसे हिंदी कभी कभी अशुद्धियों के रूप में प्रॉब्लम आती है, हिंदी में अशुद्धियां लिखते हैं। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये 2 न्यूज़पेपर में से किसी एक न्यूज़पेपर को आप पकड़ लीजिए और याद रखिए कि 1 दिन में आप नहीं सीखेंगे, 2 दिन में नहीं सीखेंगे, 3 दिन में नहीं सीखेंगे, निरंतर 21 दिन की प्रोसेस है। 21 दिन, धीरे धीरे 21 दिन में तो भगवान ही दर्शन दे देते हैं। तो 21 दिन में तो हमको कम से कम वो लायक बन जाएंगे कि हमको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। और याद रखिएगा कि दैनिक भास्कर, नई दुनिया, ये केवल आपके प्रीलिम्स मेंस नहीं, इवन इंटरव्यू के भी काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि यही न्यूज़पेपर हमारे आदरणीय बोर्ड मेंबर भी पढ़ने वाले हैं और यही पढ़ते भी हैं। आम जनमानस में जो चीजें चल रही, याद रखिएगा कि भारत जैसा देश में, वो भी मध्य प्रदेश में है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता। पढ़ते हैं जिन्हें एग्जाम की तैयारी करना है या बहुत हाई लेवल के लोग। बट इन जनरल जो हमारे आसपास के हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं और हमारे आसपास के जो बहुत एलिट क्लास है, जो शिक्षा से जुड़े हुए, वो नॉर्मल इन जनरल जो है दैनिक भास्कर है, सुबह उठते से ही चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बस वही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये बहुत हद तक इंग्लिश और हिंदी मीडियम आप दोनों के लिए ये चीजें सेगमेंट काम के आने वाली है। ठीक, तो आपको मैंने बता दिया फ्रेमवर्क, ये 50 नंबर का है, ये 20 नंबर का है और इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, मतलब निबंध को डील करना है। ठीक, एक आदर्श निबंध देख लीजिए, फिर हम निबंध की रणनीति बताते हैं। निबंध कैसा होगा? तो निबंध की शुरुआत आप एक बढ़िया से पैराग्राफ से चालू करिएगा, पैराग्राफ से चालू करिए। और पैराग्राफ, एक पेज के पैराग्राफ, मतलब जैसे आपके पास एक पेज, चलो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये देख लीजिए पैराग्राफ में होता है निबंध। अब आपके मन में जो डाउट है कि सर इसको फ्लो चार्ट में यूज करना चाहिए, बिल्कुल भी फ्लो चार्ट का यूज नहीं करना है। फिर मैं बोल रहा हूं फ्लो चार्ट नहीं होगा यूज। ठीक, निबंध का तरीका वही है, नी प्लस वन, जो बंधा हुआ नहीं है, बस धड़ाधड़ चलता जा रहा है। फिर क्या फ्लो चार्ट यूज नहीं होगा? पॉइंट्स पे लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, पॉइंट्स में नहीं लिखना है कायदे से। तो आपको जितने भी मैंने निबंध देखे, जितने रिसर्च किया, पॉइंट्स पे निबंध नहीं होते अमूमन। अगर आपको काम की चीज दिखानी भी है, ठीक है कि भैया बहुत काम का डेटा है, तो आपको उस काम के डेटा को अंडरलाइन करके जरूर बता सकते हैं कि सर ये अंडरलाइन है, इसको जरूर आप पढ़ लो। अंडरलाइन करके कोई डेटा आप दे रहे हैं तो डेटा के नीचे, जैसे कि हमारे पास आ गया एल्गोरिदम गरिमा, तो इसको अंडरलाइन कर दिया, एल्गोरिदम गरिमा का निर्धारण। अंडरलाइन से आपको चीजें हो जाएंगी। ठीक, फिर ये देखिए पैराग्राफ पूरा चेंज हो रहा है, ये पैराग्राफ चेंज है। तो हमको, आपको मान के चलिए, आज से दिमाग में बात बैठा लीजिए कि निबंध में हमको ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। 99% लोग यही करते हैं। एक आध दो लोग क्या, जैसे जो अधिकारी बन गए हैं इस बीच में, हो सकता है फ्लो चार्ट और पैराग्राफ में, तो उनकी याद रखिएगा कि उनकी अभी कॉपी डिस्क्लोज नहीं हुई है दोस्त। अभी जो बन गए हैं तो उनकी कॉपी डिस्क्लोज हो सकता है 41 नंबर के साथ पेपर निकला हो, 42 नंबर के साथ निकला हो, एक्सपेरिमेंट कर लिया, पास हो गए, मगर उनको ये लग रहा है कि इन्होंने निबंध में बहुत बड़ा तीर मारा है। नहीं, हो सकता है कि उन्होंने 42-43 नंबर के साथ डील किया हो। क्यों? क्योंकि निबंध का पैटर्न ही यही होता है। और याद रखिए कि हिंदी का प्रोफेसर निबंध चेक करते हैं, ना कि कोई सब्जेक्ट विशेषज्ञ, कि जैसे पॉलिटी विशेषज्ञ नहीं, हिंदी का ही एक प्रोफेसर जो उन्होंने कॉपी चेक करते हैं, उनका जो पैटर्न है वही चेक करते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये चीजें आप पैराग्राफ में लिखते होंगे। अब आपके मन में होगा कि पैराग्राफ कितने यूज करना है, तो ये देखिए एक आदर्श निबंध है, तो एक तरीके, अभी मैं तैयारी का भी बताऊंगा कैसे स्टार्टिंग करना है, मगर जब भी एक निबंध आप स्टार्ट करें तो यहाँ उसका, तो सबसे पहले यहाँ उसका शीर्षक लिख दीजिए। क्या है शीर्षक? ये शीर्षक लिख दीजिए। शीर्षक के बाद यहां से आप चालू करिए। ठीक, यहां से पूरी चीजें चालू होगी, यहां से चालू होगी, पूरा चलेगा, ये 3 से 4 लाइनों का होगा। अब यहां अगर आपका जाके एंड हो जाता है, यहां आपका पूर्ण विराम लगता है, तो एक लाइन आप छोड़ सकते हैं और शुरुआत यहां से करिए। अगर आपने यहां से चालू किया है तो यहां से शुरुआत करिए 20 से, फिर आपका ये पूरा कंप्लीट होता है और यहां खत्म है। ठीक, तो यहां से चालू करिए। तो एक मैं मान के चलता हूं कि एक पैराग्राफ में, सॉरी एक पेज में आपको कम से कम 4, एक पैराग्राफ में, सॉरी एक पेज में आपको 4 पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, होना चाहिए। एक ये आदर्श तरीका है। ये आप हो सकता है कि 2 करिए, मगर ये तरीका क्या है, आदर्श तरीका यही है कि आप इसको 4 करते जाएंगे तो वेरिएशन आता जाएगा। ठीक, तरीका मैं बता रहा हूं। अभी और भी देसी इलाज है हमारे पास, मगर मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि ऐसे तरीके से आपको चीजें डील करनी है।
फिर यही चीज आपका, अच्छा, चार चार तरीके से करना है, चार चार लिखना है, और आपकी विविधता बनी रहनी चाहिए। अभी विविधता के अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको डायमेंशंस चेंज करना है। विविधता बनी रहनी चाहिए कि आपका एक रिदम कंप्लीट हुई तो अगली की रिदम जो चालू होगी वहीं से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए कि जहां आपकी एंडिंग हुई, ठीक। फिर देखिए ये आपका 500 वाला है, ये 500 यानी 250 शब्दों में लिखना है, यानी कि 2 और एक आधा पन्ना, ठीक। इसको आपको डील करना है। अब आपके पास निबंध लेने की क्या रणनीति चाहिए, बस आप जिस पूरे जो 1 घंटे से आप बैठे हुए हैं क्लास का वेट कर रहे थे कि क्लास कब होगी, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब मैं रणनीति आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं कि रणनीति कैसे होनी चाहिए। तो विषय का चयन कैसे करें, सबसे बड़ी बात कि भैया हमारे पास तो 4 दिए हुए हैं, 4 में से हमारे लिए काम का क्या है, हमको कैसे डील करना चाहिए। तो कुछ कुछ प्यारे बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ के जितने लोग हैं इजी टॉपिक कर रहे हैं, हम एकदम एकदम सबसे जो गंभीर विषय है और टिपिकल है, डिफिकल्ट लग रहा है, हम उसको उठाएंगे यूनिक, जिससे नंबर अधिक मिलेंगे। नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में होता क्या है कि जब हम ये बहुत डिफरेंट टाइप का टॉपिक ले लेते हैं इंप्रेस करने के लिए, भैया इंप्रेस नहीं करना है, ये पेपर पूरा करना है। खाली दिमाग, खाली घर और खाली क्या होती कॉपी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती दोस्त। याद रखिए कि आपको सरल टॉपिक का चयन करना है। क्यों? सरल टॉपिक में आपके पास डायमेंशंस बहुत होते हैं, ठीक है, आपके पास डेटा बहुत सारा होगा, मगर आप डिफरेंट टाइप का एकदम अगल नेक्स्ट लेवल के एंगल वाला आप टॉपिक चूज कर लेते हैं तो 2-3 पन्ने तक, 4 पन्ने तक, 5 पन्ने तक तो आप भर पाते हैं, 6वें पन्ने में आपकी पेन रुक जाती है। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस ईयर का मेंस लिखा होगा, निबंध में यही प्रॉब्लम आई होगी। आप हाँ ना में जरूर आंसर दीजिएगा कि, और ये देखिए हमारे क्लासरूम के भी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, यही सेम प्रॉब्लम जारी है और यही प्रॉब्लम हमको इससे बचना है। दोस्त आपको बिल्कुल, आपको ये याद रखिए, ये पेपर सामान्य अध्ययन का है, हमको सामान्य लोगों की जरूरत है, आउटस्टैंडिंग लोगों की जरूरत नहीं। आप खुशी खुशी 10 पेज आपको भरने, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं 10 पेजेस भरने होते हैं। और मैं, याद रखिएगा, मैं कपोल कल्पित बात नहीं करता हूं, हाइपोथेटिकल बात नहीं करता हूं कि एक आदर्श निबंध ऐसा ऐसा होना चाहिए, नहीं भैया। निबंध तो सबसे पहले 10 पेज भरने होते हैं और आपका मूल भाव होना चाहिए, जो दृष्टिकोण, और ये मैंने प्रस्तुतिकरण की बात की। होता क्या है कि हम बहुत शानदार नहीं हो सकता, शानदार बन जाता है। कभी कभी रहता है ना कि 2 ग्रुप बने इस दुनिया में, एक कहीं कहानी पढ़ी थी कि 2 ग्रुप बने कि आपको एक मटका बनाना है और दुनिया का सबसे अच्छा मटका बनाना है। तो एक ग्रुप वो था जो पूरी साल भर सोचता, साल भर का समय दिया गया, तो साल भर में उसने कहा कि नहीं, मैं सोचूंगा फिर एक मटका बनाऊंगा। एक ग्रुप ऐसा था कि उन्होंने मटके बनाना चालू कर दिए, साल भर में कई हजार मटके बनाए और उसमें एक परफेक्ट मटका बन गया। तो कभी कभी क्या, आप इन जनरल चलते जाते हैं, अचानक आपसे बहुत अच्छी चीज हो जाती है। मेरा ये मानना है कि सेकंड टाइप का होना चाहिए, आपको पेपर भरना है, आदर्श चीजें लिखनी है और आगे बढ़ जाना है। 55 से 60 नंबर तक, 70 नंबर, ये 65 तक नंबर आ गया तो आपका बहुत धूमधाम से आपको डीसी मिलने जा रहा है, ठीक है। तो विषय का चयन कैसे करें प्यारे बच्चों? तो दिए गए 5 या 4 टॉपिक्स हैं, टॉपिक में से वह चुने जिसमें आपका नॉलेज, आपका डेटा और उदाहरण सबसे अधिक हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें आपकी नॉलेज कि उस विषय पर आपकी पकड़ कितनी है, कि वो कितना आपके पास, उसके डायमेंशंस कितने कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका आपके पास कितने आंकड़े हैं, आपके पास उससे संबंधित, और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आपके पास, अगर है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से निभा ले जाएंगे, ठीक है। फिर विषय का चुनाव केवल रोचकता से नहीं बल्कि सामग्री की उपलब्धता के आधार पर करना है। कि जैसे अगर ग्राहक से संबंधित टॉपिक आ गया आपका, ग्राहक या राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय एकता से संबंधित बहुत सारे आपके पास डेटा होना चाहिए कि भैया राष्ट्रीय एकता केवल भाषा के आधार पर नहीं, और भी कई आधार हो सकते हैं, तो आपके पास डेटा होने चाहिए। डेटा होने के साथ बहुत सारे जो न्यूज़पेपर में इन जनरल जो बातें चल रही होती है उसका एग्जाम्पल को रिलेट करके आपने मेंटेन कर दिया तो आपका धूमधाम से वो टॉपिक निभा ले जाएंगे आप, ठीक है। एक नेक्स्ट रणनीति क्या है कि संरचना कैसी होनी चाहिए। अब हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे इजी टॉपिक करना है, इजी में हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। और तरीका ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों कि जब भी इजी टॉपिक आपने उठा लिया, इजी टॉपिक उठाने के बाद सबसे लास्ट पेज में, लास्ट, ठीक है, LAST, लास्ट, ठीक है,
इंग्लिश मीडियम बच्चे, ठीक है। लास्ट पेज में आप उसकी रूपरेखा तैयार कर लीजिए कि हम वो भी कीवर्ड्स में आपको रूपरेखा तैयार कर लीजिए कि मैं किस किस डायमेंशंस में लिखूंगा या लिखूंगी। तो कुछ हद तक क्या आपके पास तैयारी हो जाती है। आप इसको कहते हैं ना फॉर्मेटिंग, आपकी फॉर्मेटिंग तैयार होगी, आप चीजों को डील कर लेंगे। अब देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए कि सर आप स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले प्रस्तावना 100 से 150 शब्दों में आप उसका इंट्रो बनाइए। बढ़िया, जो मैंने बताया था कि इंट्रो कम से कम ठीक ठाक 5 से 6 लाइनों का आपका पैराग्राफ होना चाहिए। पैराग्राफ हो सकता है आप कहानी बना के बता सकते हैं, स्टोरी करके या 2 लाइनों करके, जो कि कभी कभी आप कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि सर हमसे कभी नहीं बनते, हम नहीं है कुमार विश्वास। सही बात है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हमें नहीं कुमार विश्वास, तो कोई बात नहीं, आप स्टोरी बना के कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको कहीं करंट का एक इशू से शुरुआत करनी है, करंट का कोई इशू चल रहा होगा उसको शुरुआत कर दीजिए और सहजता के साथ। नहीं है तो उसके इतिहास से शुरुआत करिए। अभी मैं इसी मुद्दे पे आने वाला हूं बहुत जल्दी। चलिए मुद्दे पे ही आते हैं, फिर हम आपको देसी तरीके का भी बताएंगे। इसको विषय की प्रासंगिकता बताइए कि आखिर क्यों प्रासंगिक है, आखिर इसकी रिलेवेंसी कहां से चालू हुई, आखिर माहौल कैसे चल रहा है, तो इसकी प्रासंगिकता बता दीजिए, ठीक, जरूरत के मुताबिक। फिर किसी उदाहरण से शुरुआत कर सकते हैं, कोई फैक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, कोई घटना आसपास हुई उससे वो जैसे कि अभी आसपास नशाखोरी की प्रवृत्ति चल रही, तो भैया कहां से शुरुआत कर सकते हैं, तो इंदौर का नाइट कल्चर से शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कि नशाखोरी की प्रवृत्ति की वजह से मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिला कि नाइट कल्चर जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी, मगर नशाखोरी की प्रवृत्ति की वजह से इस नाइट कल्चर को कुछ समय के लिए क्या किया, रोक दिया गया। और यहीं से आपको टॉपिक मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। या किसी की परिभाषा से कर दीजिए, पर्यावरण से संबंधित आ जाए, ठीक है, तो पर्यावरण की परिभाषा बताते हुए धीरे धीरे करते करते बैकग्राउंड बनाते हुए आप शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण जैसे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना वाला आपका सबसे फेवरेट टॉपिक आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ATNB आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में क्या हो रहा है कि महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों से लेकर आज के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को रिलेट कर दीजिए कि महात्मा गांधी ने तब कब से सोचा था, तब से सोचा था जब आर्टिकल 40 वाला, आर्टिकल 40 में पता है ना, ग्राम स्वराज की स्थापना, ग्राम की उन्होंने स्ट्रेंथ पे फोकस किया था कि नहीं भैया, अगर पूरा भारत जो है उसकी जो जड़ है, उसकी रूह है, वो कहाँ बसती है, वो उसकी गाँव में बसती है। और अगर लोग ग्रामीण स्तर पर धीरे धीरे क्या होगा, सक्षम होना स्टार्ट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर होना चालू हो जाएंगे, तो आपको कोई भी इस दुनिया में आपको हरा नहीं सकता, ठीक। तो ये तरीका हो सकता है स्वदेशी विचार को लेकर मेक इन इंडिया। अभी हम डायमेंशंस की बात करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, हम जब भी शुरुआत करना है तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि 4 लाइनें कुमार विश्वास होना अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। माननीय कुमार विश्वास आप नहीं हो पा रहे हैं, कविता नहीं बनती, कुछ लोग सीधे कहते हैं सर नहीं बनती, हमें तो अभी कविता तो छोड़ दीजिए, आज तक हम स्टेज पे नहीं खड़े हुए, हमें नहीं होता, नहीं बनता कुछ, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी हमें देखिए प्रासंगिकता बताइए क्या है, रिलेवेंस, उदाहरण के तौर पे, तथ्य के तौर पे, घटना के तौर पे, परिभाषा के तौर पे, और वहां से शुरुआत करिए। जैसे गांधी जी से शुरुआत कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का, गांधी जी के स्वदेशी जो विचार थे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर अभी तक का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और अब अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया 50% लगाया गया ना, बिल्कुल, तो 50% टैरिफ लगाया गया, उसको भी इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रणनीति क्या है, मुख्य भाग 700 से 800 शब्दों में इसको डील करना है, मुख्य भाग। तो विषय के बहुआयामी पहलुओं पे बात करिए कि भैया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने पहलू हैं सब इसको आप, एक सेकंड रुकिएगा, हेलो चेक। तो सामाजिक, आर्थिक, ये जैसे से लिखा है, ऐतिहासिक आयाम, भौगोलिक आयाम, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, नैतिक, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, ठीक है। ये जब आपके डायमेंशंस हो जाएंगे ना, ये सब कुछ अलग अलग, तो आपको निबंध को 1000 शब्दों में लिखने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपके पास ये पूरे डायमेंशंस आ गए और धूमधाम से इस चीज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई आंकड़ा रिपोर्ट रख लीजिए, यूनेस्को की रिपोर्ट रख लीजिए, सरकारी नीतियों का रिकमेंडेशन, जैसे कि वीरप्पा मोइली की नैतिकता पर, है ना,
क्या कहते हैं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए वीरप्पा मोइली की कमेटी की 2-3 प्रशासनिक सुधार का रिकमेंडेशन आया, उसको मेंशन कर सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है कि भैया आपने बहुत कम से कम ये 700 तक सकारात्मक, 200-250 शब्दों में थोड़ा सा नेगेटिव सेगमेंट आप इसमें जोड़िए। ठीक, अभी उसको भी और डिस्कस करते हैं। और नेगेटिव सेगमेंट के बाद कंक्लूजन आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। निष्कर्ष, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? 150 से 200 शब्दों में हमने डिस्कस किया था। ठीक, आशावादी होना चाहिए। आप रोने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि जब बचपन में जब आप बच्चे थे तो आप रोते हुए सबको अच्छे लगते थे या दांत दिखाते हुए हंसते हुए सबसे अच्छे लगते थे? याद करिए कि छोटे से जब थे आप मुस्कुराते थे तो पूरा घर मुस्कुराता था, मगर जब आप पैं पैं करना चालू करते थे तो सबका हाथ में डंडा रहता था कि मारो इसको, दिमाग खराब कर रखा। बस सही है, सही है ना। मम्मा चप्पल उठाती थी, उड़ती हुई चप्पल आती थी ऐसे उससे लपड़ देने के लिए होता था। ये मम्मी, जो हम बुंदेलखंडी है तो बुंदेलखंड की मम्मी कहने लाइयो मुगरिया दे इनके कनपट्टे पे एक होता था। माँ मारेगी नहीं मगर आपको धमकाती है। क्यों? क्योंकि आप रोते हो और रोते वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो आप इसका तरीका यही है कि आशावादी, भविष्य को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष दें। सकारात्मक, सकारात्मक निष्कर्ष देना है। ठीक, कि शासन कैसी है? बहुत अच्छी है। शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत शानदार है। सब कुछ जैसे विकसित भारत है तो भारत हमारा निरंतर पतन की ओर बढ़ रहा है कि अग्र या उत्थान की तरफ बढ़ रही है। तो आपको जमे से याद रखना कि भारत की बुराई नहीं करना, भारत हमेशा उत्थान की तरफ बढ़ रहा है। भारत जब से आजाद हुआ प्यारे बच्चों, तो तब से भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, मगर एक कंट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और एक कंट्री तेजी से नीचे की तरफ जा रही। कारण क्या? सकारात्मकता, आशावाद। भारत ने हमेशा हर चीज को आशा की नजर से देखा। कोविड आया तो कुछ लोगों को आपदा लगी, मगर भारत जैसे देश को कोविड एक अवसर जैसा रूप लगा। न केवल उन्होंने अपने लिए अच्छा किया, बल्कि उस वैक्सीनेशन जब हुआ तो वो वैक्सीन का जब इन्वेंशन हम लोगों ने किया कोवैक्सीन का, तो ना हमने अपने लिए और साथ ही साथ विश्वगुरु और अच्छा पड़ोसी देश कैसे ऐसा होता है जो सबकी मदद करता है। हमने सबकी मदद की कि भैया वो कंट्री जो इस चीज को नहीं बना सकती थी, हम भी आपके साथ हैं, आप ये लीजिए। यही नजरिया रखना है। और उस दिन के बाद दुनिया के लिए भारत के प्रति नजरिया शानदार हो गया। यही तरीका हमको अपनाना है अपने निबंध में और खुद अपने व्यक्तित्व में। ठीक है, फिर यथार्थवादी लेकिन समाधान परक। याद रखिए, एक आप अच्छे अधिकारी बनने वाले हैं तो एक अच्छे अधिकारी की विशेषता क्या होती? एक अच्छा अधिकारी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक अच्छा अधिकारी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। समस्या का कारण नहीं हो सकता। समस्या तो आलू के आलू के ठेले लगाने वाले के पास भी है। ठीक है, झाड़ू लगाने वाले हमारे सफाई के कर्मचारी हैं, उनको भी समस्या पता है। ठीक है, हमारी मम्मी भी डेली बताते हैं कि ये खराब, ये खराब, ये भी खराब। ठीक है, मगर समस्या के बीच इसका क्या समाधान हो सकता था, यही तो हमको बनना है। सही बात है। अधिकारी क्यों बन रहे हैं इंसान, क्यों कर रहे हैं? यही तो होता है ना, जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर प्रवेश करते हैं कि पूछा जाता है आप क्यों बनना चाहते हैं, तो सर थोड़ा बहुत जो हमारा कंट्रीब्यूशन है इस शिक्षा के माध्यम से, मैं समाज में कुछ बेटरमेंट करना चाहता हूँ, समाधान के रूप में प्रस्तुत होना चाहता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी जो देख रहे हैं ये बात सच है ना, मुस्कुरा रहे होंगे, और ये मुस्कुराहट एक दिन आपको बहुत अच्छा अधिकारी बनाएगी। ठीक है, फिर क्या उदाहरण, जैसे भारत की आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक आत्मनिर्भरता में निहित है। यही दृष्टिकोण हमें विकसित भारत @ 2047 की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमको आत्मनिर्भर केवल किस में होना है? अर्थव्यवस्था के तौर पे नहीं होना है, सांस्कृतिक तौर पे भी होना है कि हमको कहीं टूरिज्म की जरूरत नहीं है। हमारे पास ही 140 करोड़ कितने देशवासी हैं, यही आपस में पूरे देश में घूम लेंगे तो हमें किसी के पास पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक में इसरो ने एंट्रिक्स की स्थापना की। इसरो ने अब धीरे धीरे भारत ने बोला कि भैया तुम हमको मत दो टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन हम खुद ही बना लेंगे, और मार्स मिशन पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंचने गए। चंद्रमा में वो पहला ऐसा देश जो साउथ पोल पे पहुंच गए। मार्स पे पहुंचे 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, जो ऑटो भी नहीं पहुंच पा रहा है, 10 रुपए मांग रहा है। सही बात है। तरीका यही है कि हम वैज्ञानिक तौर पे भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर सामाजिक आत्मनिर्भरता की, हम अब धीरे धीरे थोड़ा सा सोशल लेवल पे और बौद्धिक लेवल पे इंटेलेक्चुअल हो गए। चीज़ों को सकारात्मक, नकारात्मक, स्वार्थों के आधार पर जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी अब समझ डेवलप कर चुके हैं। सही बात है। अमेरिका अब हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, स्वार्थों के आधार पर काम कर रहा है, तो हम भी वहीं जैसा को तैसा जवाब दे रहे हैं।
बात सही है, जैसे को तैसा जवाब देना भी बड़ी बात होती है। ये कैसा होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। अगर उन पर निर्भर होते तो कभी नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमको ये काम करना है। एक मिनट बच्चों, ठीक है। फिर भाषा की प्रस्तुति, भाषा और प्रस्तुति कैसी रखनी है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत क्लिष्ट भाषा लिखी है, ऐसी कि बिल्कुल वो सामने वाला पागल हो जाए। नहीं भैया, वो भी इंसान है, वो भी 60s वाले हमारे अपने हैं, हमारे जो सीनियर्स बोल सकते हैं, हमारे दादाजी की उम्र के लोग हैं और सबसे शानदार व्यक्तित्व, भारत के लिए सबसे शानदार ब्रेन है। तो क्या है, हमको सरल भाषा, और सरल क्या रहता है कि जब आप ललन टॉप जाते हैं, ललन टॉप में कोई सुनते हैं तो क्या बोलते हैं हमारे सौरभ भाई बोलते हैं कि हम सरल भाषा में आपको आज इस चीज को समझाते हैं। ठीक, जाकिर भाई आप बोलते हैं कि जाकिर भाई जब अपना कॉमेडी देते हैं, कॉमेडी के बीच में ज्ञान देते हैं, तो क्या कठिन भाषा में देते हैं? नहीं, सरल भाषा में बात कर जाते हैं। और जाकिर भाई की ये बातें आपको कहीं ना कहीं जिंदगी बनाने देने वाली बातें, बस वही सरल भाषा। तो सरल भाषा, प्रवाह, फ्लो बना रहना चाहिए और औपचारिक होनी चाहिए भाषा। ठीक, अनौपचारिक नहीं, फॉर्मल तरीके से आपको बात करना है। ठीक है, अगर आपको क्रिटिक भी करना है, चीजों को अगर सुधार भी करवाना है, तो केवल बुराई हम फॉर्मल तरीके से करेंगे, इनफॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे। कठिन शब्दों से बचें, परंतु साहित्यिक और सरकारी टर्मिनोलॉजी की जरूर इस्तेमाल करें। शासन की जो टर्मिनोलॉजी हो रही है, जैसे वित्तीय समावेश, पैसे का लेन देन नहीं लिखना है कि पैसे का लेन देन नहीं, वित्तीय समावेश। सभी लोगों को क्या करना है, बैंकिंग सर्विस से जोड़ना है, यही एक भाषा शैली है। छोटे पैराग्राफ लिखें, कम से कम वही जो मैंने डिस्कस किया था कि एक पेज में कम से कम 4 पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, 4 पैराग्राफ होना चाहिए। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए, 100 या 120 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जहां संभव हो वहां फ्लो चार्ट, डायग्राम, डेटा टेबल बनाए कॉपी में। ये कब करना है, कॉपी के लास्ट, देखिए मैं बता रहा हूं, ये फ्लो चार्ट, डायग्राम, डेटा टेबल, ये डिपेंड करता है कहां। फ्लो चार्ट, ये मैं बता रहा हूं कि ये टाइपिंग एरर हुआ ये, और डायग्राम भी मुझे लग रहा है कि इसका पक्षधर नहीं हूं मैं, इसको हटा ही देना चाहिए, टाइपिंग वाले ने इसको मिस्टेक कर दिया। डेटा टेबल का उपयोग कर सकते हैं, मगर डेटा को टेबल फॉर्म में नहीं, उसको लिख कर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लिख कर। फिर से मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इसमें हुआ क्या कि जब मैं डिक्टेट कर रहा था उसने नहीं करने की जगह उसको टाइप कर लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे अपन। तो इसमें क्या है, फ्लो चार्ट का उपयोग नहीं करना है, डायग्राम का उपयोग नहीं करना है, डेटा टेबल का उपयोग, डेटा का यूज करना है लिखकर और उसको अंडरलाइन करना है। फ्लो चार्ट की चीजें ना करके आपको क्या करना है, चीजों को प्रवाहपूर्ण फ्लो में बना के रखना है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गई। 500 शब्दों के निबंध में क्या करना है, 500 शब्दों के निबंध, तो हमने ये डिस्कस किया था कि 500 शब्दों का निबंध, 1 सेकंड रुकिएगा, पता नहीं क्या हो गया ये। हाँ, 500 शब्दों के निबंध में क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको 20 अंक का है और ये कम से कम 2.5 पन्ने में जाएगा, ये 2.5 पेज में जाएगा। तो सबसे पहले तो किसी भी हालत में 2.5 पेज आपको भरना है। फिर ठीक है, एकदम चीजों को क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है, कंसाइज करना है, और कंसाइज करने के बाद आपको इसको प्रभावी तरीके से लिखना है। स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, स्ट्रक्चर वही रखना है, प्रस्तावना, मुख्य भाग और लास्ट में निष्कर्ष। प्रस्तावना देखिए 50 से 70 शब्दों में लिखिए, मेन बॉडी रखना है और मुख्य भाग एकदम सटीक रखिए, सीधे पॉइंट्स की बात करिए, ज्यादा डेटा और उदाहरण कम समय में हिट करना जरूरी है। सटीक भाषा लिखिए, और सटीक भाषा लिखेंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी चीजें ज्यादा प्रभाव में दिखेंगी। फिर प्रैक्टिस स्टडी, अब क्या करना चाहिए, तो भैया देखो क्या है, हम कह रहे हैं निबंध क्या लिखते हैं, हंसना नहीं आप लोग है ना प्यारे बच्चों, जीवन में एक बार लिखते हैं, पता कहां, एमपीपीएससी के एग्जाम में। डायरेक्ट हम एमपीपीएससी के एग्जाम में सीधे निबंध लिखते हैं, तो निबंध फिर अच्छा नहीं होता है। क्या करना है कि हफ्ते में कम से कम 2 निबंध लिखिए, दिख के लिखिए। ठीक है, फ्लो, फिर क्या करिए, एक मेंटर आप अपने लाइफ में बनाइए, किसी टीचर से ये दिखवाइए कि सर ये किस पोजीशन में, 40 नंबर मिल जाएंगे, 55 मिल जाएंगे, 60 मिल जाएंगे, 65 मिल जाएंगे, सर मुझे थोड़ा सा इसकी मार्किंग करिए। प्रैक्टिस के बाद स्वयं मूल्यांकन करिए या टीचर से फीडबैक ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि पिछले 5 वर्ष के एमपीपीएससी के टॉपिक्स की
तैयारी करें, जो एमपीपीएससी के टॉपिक्स आ चुके हैं कि उनकी अप्रोच कैसे। जैसे अभी यूपीएससी का जो आप अभी ऐसे देखेंगे, यूपीएससी का अभी मीन्स चल रहा है, ऐसे का पेपर है, आपके होश उड़ा दे। क्यों? वो थॉट प्रोसेस वाला है, एकदम सेंटेंस दे देंगे, ठीक, और सेंटेंस दे के बोलेंगे कि चलिए इसमें 1000 शब्दों में आपको लिखना है। मगर एमपीपीएससी अपेक्षा कर थोड़ा सा अभी सरल है, आपको वो ऑलरेडी टॉपिक पहले से ही आउट कर रखे। अब यूपीएससी तो पेपर आउट भी नहीं करता, यानी टॉपिक्स भी आउट नहीं करता है। तो सबसे बड़ी समस्या यूपीएससी के साथ है, अभी एमपीपीएससी के साथ नहीं है। वो अभी आपको टॉपिक पहले ही बता चुका है, तो अब हमारे लिए सरल हो गया है। हमको क्या करना है, थोड़ा सा चीजों को देख लेना कि एमपीपीएससी की कहां तक रेंज जा रही है। शिक्षा संस्कृति से पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। मतलब अब मध्य प्रदेश सरकार का देखना संस्कृति के प्रति ज्यादा इन्वॉल्वेशन है, ठीक है, संस्कार के प्रति, समाजीकरण के प्रति, ट्राइब्स के प्रति, ठीक। तो ये बात को हमको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, जैसी देश वैसा भेष, ठीक। अब लास्ट में आपके पास होगा कि सर अब आपने तो बोला था कि लास्ट की रणनीति नहीं बन रहा है, ये रणनीति कौन सी वाली है? ये है देशी रणनीति। जब आपसे चीजें नहीं बन रही हो टैकल करते हुए, आपने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि भैया नहीं बन रहा हमसे, क्या करें, हमसे लाइनें नहीं बन रही हैं, हमको कोई डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, नई चीज, और 2 मिनट में आपको ये चीजें पता थी, बस आपको तरीका नहीं पता था। पाठ्यक्रम देखा है आप लोगों ने? प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम ओपन करिए फिर से, पाठ्यक्रम का सीक्वेंस देखिए कैसा है, सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस देखिए। पहले हिस्ट्री है क्या? बिल्कुल है। ज्योग्राफी है क्या? बिल्कुल ज्योग्राफी है। उसके बाद पॉलिटी है, बिल्कुल है। सोशियोलॉजी है, बिल्कुल है। उसके बाद इकोनॉमी है, बिल्कुल है। साइंस है, साइंस देखने को मिला, हाँ देखने को मिल रहा है। फिर एथिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, देखने को मिला एंटरप्रेन्योरशिप, और लास्ट में कंक्लूजन। बस यही पैटर्न आपको रखना है कि कोई भी आपके पास, जैसे नारी वाला सेगमेंट, मैं हर बच्चे से यही डिस्कस करता हूं, जो अभी ऑनलाइन मुझे सुन रहा होगा और ऑफलाइन वाले जो मुझसे हमेशा मिलते हैं, मैं उस चीज को अभी मुस्कुराएंगे इस वीडियो को सुन के कि सर ने फिर अपना गाना गाना चालू कर दिया, ठीक है। ऑफलाइन आप लोग तो सुन ही चुके हैं, बट ऑनलाइन वाले बच्चे जो मध्य प्रदेश में हर कोने में बैठे हुए हैं, उनके लिए जैसे नारी वाला टॉपिक आया एग्जाम्पल के तौर पर, तो नारी का टॉपिक आ गया, तो हिस्ट्री से सबसे पहले जोड़िए कि भैया प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति, मध्यकाल में और आधुनिक भारत में, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश से जोड़ दीजिए। आपका धूमधाम से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी। नारी की शुरुआत करना है, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता से शुरुआत कर सकते हैं। ये तो पता है कि जहां जिस घर में नारियों का वास होता है ना, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी माता, बौद्धिक लक्ष्मी माता भी आती हैं, माँ सरस्वती का भी वास होता है, भगवान सब कोई धूमधाम से आशीर्वाद देते हैं, सच बात है। और साउथ की पिक्चरें भी देखिएगा कि पूरी की पूरी मातृशक्ति पर संबंधित है। तो शुरुआत करिए प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति की, भैया द्रौपदी, कन्नगी, गार्गी, सबका उपयोग बताइए कि भैया ये जो बहुत सारी नारी शक्ति थी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। मध्यकालीन में नारियों की स्थिति, आधुनिक में और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो नारियों की स्थिति है। फिर बताइए कि भैया ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो भैया ज्योग्राफी में खान पान, पहनावा, कि भैया कैसा पहनावा है, फिर रहन सहन, ये सब कुछ आप बता दीजिए ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में, ठीक। फिर आइए पॉलिटिकल की, भैया नारियों की स्थिति, तो भैया इंडिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और एमपी के लेवल पे नारियों की स्थिति बता दीजिए कि नेशनल लेवल पे क्या पोजीशन है। भैया नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया, ठीक है। रिजर्वेशन भी तेजी से हमने बढ़ाया है, पोस्ट की सीटें भी बढ़ा रहे हैं, सीटें भी बढ़ रही हैं, एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ने को मिल रही हैं। इवन नारी का इन्वॉल्वमेंट आपको सेना रक्षा में भी तेजी से देखने को मिल रहा है। हर क्षेत्र में, इसरो में भी नारी का इन्वॉल्वमेंट देखना। इंटरनेशनल लेवल पे बताइए कि भैया बड़ी बड़ी पोजीशन पे अब एंजिना मार्केल जो है, जैसे जर्मनी की जो हेड है, वो भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो अभी अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति, ये भी क्या है, बड़ी पोजीशन पे थी। तो ये हमको आपको
आपको इस सब चीज़ का जिक्र करना है। फिर एमपी के परीक्षा में बताइए कि भैया एमपी में क्या है, पंचायतों में 50% का रिजर्वेशन में लिखा है महिलाओं के लिए। फिर एग्जामिनेशन के लिए 35% का रिजर्वेशन अभी माननीय हमारे मोहन यादव जी ने अनाउंसमेंट कर दिया था, तो ये भी इसमें जिक्र करना है। सब कुछ आप एमपी गवर्नमेंट लाडली बहना योजना है, जिससे ये केवल योजना नहीं है भैया, लोगों के लिए आर्थिक सशक्त करने का भी काम है, तो इसमें डिस्कस करते हैं। फिर सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे, तो जितने सामाजिक क्षेत्र के लिए कि भाई हाँ कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेगी, तो चुनौतियां आप लास्ट में लिख सकते हैं या पैराग्राफ के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ी सी बताइए चुनौतियां, फिर से समाधान बता दीजिए। सामाजिक क्षेत्र में क्या भैया, पिछड़ापन है, ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है, ठीक है, लोगों में अभी अवेयरनेस की कमी है, मगर अंततः फिर क्या है, धीरे धीरे आपको फिर से तुरंत पॉजिटिव बात की तरफ उतर जाना है कि नहीं, इन बातों से परे अब धीरे धीरे लोगों का ये हर वो जो रहता है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है वो सच में धरातल पे देखने को मिल रहा है। शासन कहीं ना कहीं अपना आर्थिक सेगमेंट भी लोगों को जारी कर रही है, जिससे लोग अब बेटियों को भी बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, और धीरे धीरे बेटियां ही अब बेटे कम, बेटियां अपने माता पिता के लिए ज्यादा हितकारी है। ये सब कुछ आप लिखेंगे, काम बन जाएगा। फिर आते हैं, ये मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, हिस्ट्री से शुरुआत करिए, ज्योग्राफी बताइए, पॉलिटी बताइए, सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे बताइए, यानी सामाजिकता का जो सेगमेंट है वो ऐड करिए। फिर आ जाइए इकोनॉमी, तो कहते हैं, मैं हर बच्चे को बताता हूँ कि भारत जैसे देश में 25% अक्रियाशील महिला, जो कहीं काम में इन्वॉल्व नहीं, केवल घरेलू महिला, अगर वो काम करना स्टार्ट कर दे तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बूम मिलेगा भारत जैसे देश को। फिर से मैं बोल रहा हूं, 25% अक्रियाशील महिला अगर काम करने लग जाएं तो भारत जैसे देश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बूम मिलेगा। बस यही आपको मेंटेन कर देना है। फिर इकोनॉमी के बाद साइंस, तो भैया इसरो ले लो, ठीक, और जितने सेगमेंट है साइंस के सेक्टर में, डीआरडीओ में देख लीजिए, महिला शक्ति तेजी से पहुंच रही है और अपना इन्वॉल्वमेंट भी दे रही है प्यारे बच्चों, तो इसको आपको इसमें डिस्कस करना है। फिर साइंस के बाद आ जाता है एथिक्स में, तो मां सीता से लेकर जितनी देवी शक्ति हुई हैं और अभी भी, तो आप सभी को रिलेट करिए। सबसे अच्छा तरीका नेशनल, इंटरनेशनल, मध्य प्रदेश, 3 भागों में बांटिए, फटाफट एक एक पेज भर दीजिए। फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी महिलाएं हैं जो इंद्रनानुई हो चुकी हैं। अभी मामा अर्थ है, मामा अर्थ जो है उन्होंने अभी क्या एक नया प्रोडक्ट स्टार्टअप चालू किया है। फिर नायका देखा हुआ है, तो ये इन्होंने क्या किया, खुद का स्टार्टअप चालू किया, और तेजी से महिलाओं ने क्या किया कि अब अपना खुद का भी व्यवसाय करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे आय का स्रोत भी बढ़ा, लोगों को इनकम बढ़ी हुई, तो धीरे धीरे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, और परचेजिंग पावर बढ़ी तो धीरे धीरे उनकी प्रभुत्व भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये सब कुछ जितना है मध्य प्रदेश का एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं का योगदान। अभी चाय सुट्टा बार आप देख रहे होंगे तो उसमें जो कुल्हड़ बन रहा है, नारी शक्ति का योगदान है। मैक्सिमम महिलाएं कुल्हड़ बनाकर चाय सुट्टा बार को समर्पित कर रही है, और यही इनकम का सोर्स है। और लास्ट में ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आप दे दीजिए एकदम किस तरीके से, सकारात्मक तरीके से। ये एकदम देसी तरीका होगा, सकारात्मक तरीके से आप इसको सोल्यूशन दे दीजिए, आपका धूमधाम से सिलेबस इट मींस क्या है, निबंध का ये पार्ट सेगमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो तकरीबन मुझे लग रहा है ये 42 से 47 मिनट का सेगमेंट हो गया। नींद आ रही होगी आप लोगों को, मगर सोइए नहीं, ये काम की चीज है। इस तरीके से आप सिलेबस को डील करेंगे, निबंध को डील करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता इस दुनिया में। आप धड़ल्ले से आप बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। और ये निबंध नहीं, ये डीसी की पोस्ट है दोस्त, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, ये आपको बहुत अच्छा अधिकारी बना देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काम आएगा, ऑफलाइन क्लासेस आपको काम आएगी। निरंतर हमसे जुड़े रहिए। चैंपियन स्क्वायर आपको समर्पित तरीके से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए हमेशा समर्पित तरीके से लगा रहेगा। मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। ऑनलाइन ऑफलाइन के जो बच्चे, आपको कुछ ना कुछ ऐसे ही हम देते रहेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ बता दें कि अभी हमारे लिए प्रीलिम्स का भी बैच हम 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी जुड़ना ना भूलें। हो सकता है कि आप मेंस के साथ अगर प्रीलिम्स भी पढ़ना चालू कर दें तो समय के पहले आपका प्रीलिम्स अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। तो जुड़े रहें इसी प्रकार के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत।